गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही ओम्स लॉ, ठीक है ना। और ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए एक जर्मन साइंटिस्ट था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक लॉ दिया और वो लॉ किससे रिलेटेड था, वो रिलेटेड था इलेक्ट्रिसिटी और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए ना। तो इलेक्ट्रिसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस यानी आई और वी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, उस रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने एक लॉ दिया था, नियम दिया था। उसी लॉ को हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या नियम था, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था और एक लॉ दिया था। तो वो लॉ क्या है आप लिख लीजिए। ओम्स लॉ लिख रहे हैं हम। दी इलेक्ट्रिक करंट following the electric current following in a conductor is directly proportional to potential difference across its end। देखिए ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये कब होता है, जब आप उसके फिजिकल कंडीशन को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। जो वायर है, जिस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर की जो फिजिकल कंडीशन है उसको आप क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, तब ये फुलफिल होगा। तो लिख लीजिए आगे, इट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर the physical condition of conductor like length, area of cross section, and temperature etc. are constant, kept constant, है ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि उस वायर की, जिस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसकी लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी जिसको हम ए कहते हैं, थिकनेस कहते हैं, ठीक ना, और टेम्परेचर, इसके अलावा और भी कुछ होता है, ठीक है ना, जैसे कि प्रेशर वगैरह, तो वो सब क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है। तब आपको ये दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्राप्त होगा। तो इसको मैथमेटिकली इस प्रकार से लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है उस वायर के दोनों टर्मिनल पे, और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है जो उसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने बताया था, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम ओम्स लॉ कहते हैं। अब देखिए इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पे इज इक्वल टू लाएंगे तो ये कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। तो इसको हम हटा करके इज इक्वल टू लाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है R, ठीक है ना।
अब ये जो आर आया है, ये आर क्या है, लिख लीजिए, आर इज ए कांस्टेंट ऑफ proportionality constant of proportionality which is known as resistance। इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं इस आर को, ठीक है ना। और ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि इस प्रोपोर्शनल को हटा करके हम इज इक्वल टू ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आया है, उस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। अच्छा, यदि मान लीजिए किसी वायर का हमारे को या किसी भी डिवाइस का हमारे को रेजिस्टेंस पता करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसी से हम फॉर्मूला बना रहे हैं, ये जो इसको हम बोलते हैं क्या, ओम्स लॉ, ठीक है ना, ये ओम्स लॉ है। तो इसी से हम रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो आर फाइंड आउट करना है, तो इस आई को इधर ले जाइए, तो फॉर्मूला बन जाएगा, आर फाइंड आउट करना है, ये बन गया, इसके सामने वी लिखा हुआ और ये आई कहाँ चल जाएगा, वी के अपॉन में। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया जो कि रेजिस्टेंस निकालने का है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप कहोगे सर इस रेजिस्टेंस की जिसको आर जिसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, सर इसकी यूनिट क्या होती हैं। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो लिख लीजिए आप, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम आर भी कहते हैं। ओके, अब देखिए इसकी यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट भी लिख लेंगे और इसकी यूनिट भी लिख लेंगे। तो बताइए, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है भी, उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी क्या होती है, यूनिट एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर किसकी यूनिट हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने इसकी रेजिस्टेंस की। अब इस वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं, इस साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए इस वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। और इस ओम को ही हम एक साइन से लिखते हैं, एक जर्मन साइन है, ये ओम का साइन है। ओके, तो इस वोल्ट पर एम्पियर जो कि किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओम, और इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अब आप कहोगे कि सर एक ओम की डेफिनेशन भी बता दीजिए। देखिए 1 ओम, 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, या 1 ओम किसे कहेंगे। तो 1 ओम किसे कहेंगे कि जब आप 1 वोल्ट यहाँ पे रखोगे, 1 एम्पियर यहाँ पे रखोगे, तो 1/1 में क्या प्राप्त होएगा, 1। तो यानी कि 1 आर आपको प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप ऐसा वायर ले रहे हो जिसके अंदर 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, और जब एक इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उसमें 1 एम्पियर का, तब उसके जो टर्मिनल है उन पे वोल्टेज कितना होना चाहिए, वो भी 1 होना चाहिए। तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। तो ये 1 ओम की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें कि सर इस रेजिस्टेंस की जो बात की अभी हमने, ये किस किस पे डिपेंड करता है और ये वास्तव में होता क्या है, तो वो देख लीजिए। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, देख लीजिए इसको डिटेल्स में। रेजिस्टेंस जिसको हम आर लिखते हैं। ओके, तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले इसको समझो। देखो कोई भी वायर है ना, जैसे ये वायर लिया हमने, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है आई। ओके, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती हैं वो हमने पिछले वीडियो में बताई थी आपको कि पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज आते हैं। कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होती हैं इलेक्ट्रिक करंट की और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की।
तो अब देखिए हम रेजिस्टेंस का मतलब क्या समझेंगे। रेजिस्टेंस का मीनिंग आप ऐसे समझिए सिंपल, अपोजिशन, ठीक है ना। अपोजिशन का कहने का मतलब है कोई भी विरोध या रुकावट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में जो रुकावट आएगी, अपोजिशन आएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। ओके, अच्छा वहाँ पे सर इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉनों के बीच में कौन आएगा और कौन रुकावट डालेगा, तो वो कौन है, वो होंगे जो एटम होते हैं, ठीक है ना, वो वाले। अब सर आप कहोगे सर एटम के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उनसे ही कैसे टकराएंगे, तो वो इस प्रकार से टकराएंगे। देखिए जब इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट इधर से उधर फ्लो हो रहा होगा और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे होंगे, तो क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस से मतलब कस के नहीं बंधे होते हैं, तो वो मूवमेंट कर सकते हैं फ्रीली। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो खुद आपस में खुद के एटम से ही इधर उधर टकराते रहते हैं, क्योंकि वो फ्री मूवमेंट करेंगे ना, तो एटम से ही टकराएंगे। तो इलेक्ट्रॉन और एटम, इनके बीच में क्या होगी, कोलिजन होगी, टक्कर होगी। इस टक्कर की वजह से ही क्या उत्पन्न होगा, वहाँ पे थोड़ा सा रुकावट उत्पन्न होगी, विरोध उत्पन्न होगा, और जिसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। उस अपोजिशन को, उस रुकावट या उस विरोध को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। ओके, या अपोजिशन कह सकते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। तो इसको लिख लीजिए आप, लिखिए दी अपोजिशन the opposition of the opposition to the electrons, flow of electrons लिख लीजिए। यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में जो अपोजिशन आ रहा है, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बाधा या रुकावट। तो मार्ग के अंदर जो रुकावट आएगी या जो बाधा आएगी, उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है ना। तो द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that arises, अच्छा ये किसकी वजह से उत्पन्न होगा, तो ये लिख लीजिए, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद, अब इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ में कोलिजन करेंगे, एटम्स के साथ में। तो इलेक्ट्रॉन विद एटम्स ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के ही इलेक्ट्रॉन है, उसके ही एटम है, उन्हीं के बीच में क्या होगी, कोलिजन होगी। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। ओके, आपस में टकराव होगा, जिससे क्या उत्पन्न होगा, अपोजिशन होगा, बाधा आएगी, रुकावट आएगी, जिसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है ना। तो कंडक्टर इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर लिख लीजिए बस। ओके, तो उस कंडक्टर का हम क्या कहते हैं, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये रेजिस्टेंस की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। ओके, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कौन, ओम, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी, अभी हमने पीछे देखा था, यूनिट क्या होगी इसकी, ओम। ओके, इस प्रकार से ये इसकी यूनिट होती है, जिसको हम ओम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ओम लिख सकते हैं, ये इसका साइन है। चलो, एक ओम की डेफिनेशन की भी बात कर ली थी हमने। अब बात करते हैं कि सर ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये किस किस पे डिपेंड करता है ना। तो ये रेजिस्टेंस देखिए 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है।
यानी कि फैक्टर लिख लीजिए आप ऐसे जिन पे ये डिपेंड करता है, तो लिख लीजिए आप डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए किस किस बातों पे डिपेंड करता है, ये 4 बातों पे डिपेंड करता है। यहाँ 4 ऐसी थिंग्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, 4 ऐसे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है लेंथ। लेंथ किसकी? वायर की लेंथ, ठीक है ना। जिस भी इलेक्ट्रिक वायर की हम बात कर रहे हैं उसकी लेंथ पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ओके, तो लेंथ को हम शॉर्ट में एल से डिनोट कर देते हैं। ओके, तो कैसे लेंथ पे डिपेंड करेगा? जैसे मान लीजिए ये 1 मीटर का वायर है, ये 2 मीटर का वायर है और एक 3 मीटर का वायर है, ठीक है। अब बताइए ये एक ही मेटल के बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये भी कॉपर का बना हुआ है, ये भी कॉपर का और ये भी कॉपर का, और आपको कहें कि इन 3 वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना कितना होगा, क्या तीनों का सेम होगा? नहीं होगा तीनों का सेम। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये 1 मीटर लंबाई है, ये 2 मीटर लंबा है, ये 3 मीटर लंबा है। इसका मतलब ये होगा कि जो वायर जितना छोटा है उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा और जो वायर जितना बड़ा है उतना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो रेजिस्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस इस लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। इसी को आप लैंग्वेज में लिख सकते हो कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है ना। तो ये हमने फर्स्ट कंक्लूजन निकाला कि ये कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। सेकंड थिंग्स जिस पे डिपेंड करता है वो होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सेकंड लिख लीजिए आप। देखो सेकंड थिंग होती है जिस पे ये फैक्टर है, ये जिस पे डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम शॉर्ट में ए लिखेंगे, ठीक है ना, एरिया। इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो भी बात एक ही है। तो देखिए इसको हमने शॉर्ट में ए लिखा, इस पे किस प्रकार से डिपेंड करता है। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है? ये होती है सर किसी भी वायर की थिकनेस, उसकी मोटाई, या फिर कि वायर को कितना थिन है, कितना पतला है, या फिर कितना थिक है, कितना मोटा है। तो जैसे एक तो हमने ये वायर लिया, ठीक है, और अब एक दूसरा वायर ले रहे हैं जिसकी कुछ ये मोटाई है, ठीक है, लंबाई बराबर है, और एक तीसरा वायर लिया सर हमने और ये लिया हम इतना मोटा। ओके, यानी इन तीनों की थिकनेस अलग अलग है। ये सबसे थिनर है, फिर ये थोड़ा थिकर है, और ये इन दोनों से भी ज़्यादा थिकर है यानी मोटा है। ओके, तो अब इन तीनों की बात करेंगे सर, इन तीनों का रेजिस्टेंस यानी आर जो होगा वो कितना कितना होगा। तो आप देख सकते हो कि इसको किस प्रकार से याद रखना है। मैं आपको ऐसे शॉर्ट बताता हूँ कि मान लीजिए ये 3 सुरंग हैं। सुरंग जानते हो? सुरंग का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए गुप्त मार्ग जो होता है, ठीक है ना, अंडरग्राउंड मार्ग। तो देखिए मान लीजिए किसी सोल्जर को, किसी सैनिक को इधर से उधर जाना है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो बताओ उस सोल्जर को जाने में इस मार्ग के अंदर आसानी रहेगी, इसमें आसानी रहेगी, या इसमें आसानी रहेगी? तो आप कहोगे सर इसके अंदर आसानी रहेगी, आराम से दौड़ के निकल जाएगा, या इसमें आराम से चल करके निकल जाएगा। सर इसमें दिक्कत आएगी, इसमें तो निकल ही नहीं पाएगा। तो आप इस बात से आप याद रखो कि जिस प्रकार से यहाँ पे क्या आ रही थी, उसको रुकावट नहीं आ रही थी जाने में, है ना। तो यहाँ पे रुकावट कम होगी, यहाँ पर रुकावट थोड़ी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा रुकावट होगी। तो हम रुकावट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अपोजिशन को हम क्या कह रहे हैं? रेजिस्टेंस। की इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में जो अपोजिशन होता है, जो रुकावट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सर इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से बह सकते हैं, आराम से बह सकते हैं, इसमें आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इसमें कम रुकावट आएगी, जबकि इन दोनों में ज़्यादा रुकावट आएगी। तो कहने का मतलब देखिए कि अगर कोई भी वायर पतला है
तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और यदि वायर मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो सर इस मोटे और पतले को हम क्रॉस सेक्शन ए से किस प्रकार से रिलेशन बिठाएं? तो देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना वो क्या है, देखिए जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ ना, इसका क्रॉस सेक्शन इससे कम है तो मैंने एक एरो लगा दिया, और इसका क्रॉस सेक्शन तो बिल्कुल ही कम है। अब देखिए क्योंकि इसका कम है ना तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा इसके तुलना में, और इसका रेजिस्टेंस कम होगा इन दोनों की तुलना में। तो सबसे कम रेजिस्टेंस इसका होगा, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका होगा। तो कहने का मतलब ये अपोजिट हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होकर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि सर जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो ये सेकंड कंक्लूजन निकल के आया अपने पास में कि जो, क्योंकि देखो तार यहाँ पे मोटा है, इसका मतलब ये क्रॉस सेक्शन है ना ये ज़्यादा है, इसका ये ज़्यादा है। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम इस मोटाई को बोल रहे हैं कि सर ये मोटा है ना, इतना मोटा है, तो इस मोटाई को हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये मोटाई ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका जो रेजिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो देख लीजिए आप अपोजिट है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो अपोजिट होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो थोड़ा क्या होगा बताओ, इसके कंपैरिजन में इसका ज़्यादा होगा। तो एरो ऊपर की ओर लगा दीजिए, ओके। तो सबसे कम रेजिस्टेंस इसका होगा, उससे ज़्यादा इसका, सबसे ज़्यादा ऊपर वाले का, ओके। तो देख लीजिए अपोजिट हो गया, ओके। इसको हमने इस प्रकार से लिखा। अब देखिए इसको और इसको हम दोनों को साथ में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं साथ में मिला करके लिख देता हूँ इन दोनों को, यानी कि दो रिजल्ट आए अपने पास में, दो फैक्टर पड़े अभी जिन पे ये बात डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहली बात थी, दोनों को मिला के लिख रहे हैं, तो पहली बात थी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एल के। सेकंड थिंग थी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को मिला करके मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, देखो एल है ना, इनटू में फिर 1/a, तो 1/a। अब इसको आप और सॉर्ट कर सकते हो किस प्रकार से कि ये जो रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनल L/a। सर ये एक फॉर्मूला टाइप बन गया। अब यहाँ पे भी इस प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे और इसकी जगह इज इक्वल टू लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, जैसे ये r इज इक्वल टू आ गया, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम रो लिखते हैं, है ना, इसको रो बोलते हैं। अच्छा इस रो के स्थान पे आपको k भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो रो आ गया, अब यहाँ पे L और A ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ये एक अलग फॉर्मूला आ गया, और यहाँ पे हम रो को क्या लिखेंगे, या फिर यहाँ पे के भी मिल सकता है। तो कुछ बुक्स में आपको इस प्रकार से ये फॉर्मूला मिलेगा, R इज इक्वल टू के L/a। तो यहाँ पे सेम मीनिंग है इस के का और इस रो का, ओके। तो कहीं पे रो मिल सकता है, कहीं पे के मिल सकता है। तो ये है क्या चीज़, इसको हम बोलते हैं स्पेशल रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ओके। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए कि रो और के, या तो इसको रो लिख सकते हैं या फिर के लिख सकते हैं कुछ बुक्स में, ठीक है ना, इज ए स्पेशल रेजिस्टेंस, स्पेशल रेजिस्टेंस, या फिर इसी को कह सकते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। तो इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेशल रेजिस्टेंस कहते हैं, किसको, रो या फिर के को। और देखिए ये जो स्पेशल रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, ये किस किस बात पे डिपेंड करेगी, ये केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना।
ये केवल किस बात पे डिपेंड करेगी, ओनली मटेरियल पे डिपेंड करती हैं और किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो इसकी हम चर्चा आगे कर लेते हैं। इससे पहले इनकी दो और पढ़ लेते हैं कि सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे किस प्रकार से डिपेंड करेगा, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट जो तीसरी बात होती है वो अभी हम देख लेते हैं कि जो तीसरी बात है कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो वो देखिए वो है, अभी बात आई थी अपने सामने कि मटेरियल पे, है ना। तो मटेरियल पे लिख लीजिए देखो मटेरियल पे किस प्रकार से डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। मटेरियल ऑफ कंडक्टर कि कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है। अच्छा आप बताइए जो कंडक्टर होता है वो किस किस मटेरियल का बना हो सकता है। जैसे आप कह सकते हो सर जो कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम का बना हो सकता है, सर वो सोने का भी तो बना हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं बना हो सकता है, गोल्ड का बना हो सकता है, ये गोल्ड है, ठीक है ना, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम। सर वो कॉपर का बना हो सकता है, ठीक है ना, ये कॉपर है आप जानते ही हो। और सर वो चांदी का भी तो बना हो सकता है वायर। तो हम इन चारों की बात कर लेते हैं कि जो वायर है कंडक्टर वायर वो एल्यूमिनियम का बना सकता है, कॉपर गोल्ड का बना हो सकता है, कॉपर का बना हो सकता है, या फिर सिल्वर यानी चांदी का बना हो सकता है, ठीक है ना, ये सिल्वर है। अब देखिए कि अलग अलग मटेरियल के हैं, अलग अलग मटेरियल मेटल के बने हुए वायर हैं, तो किसका रेजिस्टेंस कम होगा और किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो प्रयोग के अंदर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब इनका रेजिस्टेंस मेजर किया गया, तो देखिए सबसे कम जो रेजिस्टेंस होता ना वो होता है सिल्वर का। और इन चारों के अंदर बात करें तो इन चारों का कंपैरिजन किया गया तो इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम आया, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस इन तीनों के कंपैरिजन में मैक्सिमम है, और एल्यूमिनियम जो सिल्वर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो इन सब में मिनिमम है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें आराम से धारा जाएगी, आराम से करंट फ्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस सबसे कम किसका होता है तो वो होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। तो मैं इसके सामने इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर, या फिर पहले इसका लिख लीजिए रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज मैक्सिमम एंड रेजिस्टेंस फुल लिख लीजिए, बोले रेजिस्टेंस ऑफ एजी, रेजिस्टेंस आर लिख दो शॉर्ट में, आर ऑफ एजी इज मिनिमम। और इन दोनों का बीच में होता है। तो कहने का मतलब मैं पूरा लिख देता हूँ इसको कि देखिए आर ए एल लिख रहा हूँ ना, एल्यूमिनियम इसका क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो सबसे ज़्यादा हो गया इसका। इसके बाद में होता है रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड यानी AU, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, ये रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, और फिर रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर। ये इस प्रकार से होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका और सबसे कम रेजिस्टेंस इसका। तो ये एक प्रकार से सीक्वेंस बन गई। अब हम बात करें कि सर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा वो सबसे तेज किस में फ्लो होगा, तो सबसे तेज इसमें फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है AC का वो सबसे कम है। तो जिसमें कम है रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, अपोजिशन, तो इसमें कोई रुकावट ही नहीं आएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से बह सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि फ्लोइंग या जो करंट जाएगा इलेक्ट्रिक करंट वो सबसे तेज किस में जाएगा, तो वो जाएगा अपने सिल्वर के अंदर, ओके। तो कंडक्टिविटी की बात करें अगर हम, क्योंकि ये सब क्या है कंडक्टर है, तो कंडक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सिल्वर की होती है, ठीक है ना। तो अगर कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिखना चाहेंगे हम तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, सिल्वर में सबसे ज़्यादा जबकि एल्यूमिनियम में सबसे कम हो जाएगा, इन चारों की बात करें तो, ओके। लेकिन क्योंकि सिल्वर महंगी है, एक्सपेंसिव है, इसलिए इसके वायर हम बना नहीं सकते, तो फिर हम वायर इसके बनाते हैं कॉपर के, ओके। तो वायर इसके बनाते हैं जबकि इसके वायर बना नहीं सकते हैं ना, क्योंकि एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है तो धारा आसानी से बह सकती है, ओके। तो इस प्रकार से ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस।
और कंडक्टिविटी की लिख लीजिए, बोले आप लिखना चाहो तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो होगी इनकी वो किस प्रकार से होगी, तो लिख लीजिए कंडक्टिविटी का ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऐसे लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी वो हो जाएगा एजी का सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी, फिर कॉपर की कंडक्टिविटी, फिर इससे कम गोल्ड की, ठीक है ना, और सबसे कम एल्यूमिनियम की। तो कंडक्टिविटी की बात करें तो सिल्वर की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। चलो चौथा जो फैक्टर होता है जिस पे ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो होता है टेम्परेचर। और देखिए टेम्परेचर पे किस प्रकार से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखिए हम बात करें ना कंडक्टर की, ठीक है ना, कंडक्टर यानी कि हम मेटल की बात कर रहे हैं, ऐसे मेटल यहाँ जिनके वायर बने होते हैं, कंडक्टर वायर, ठीक है ना, जैसे अभी हमने बात की थी, ठीक है ना, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। तो देखो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिनके वायर बने होते हैं, तो उनका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर कॉपर एल्यूमिनियम के तार हैं और उनका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि जो कंडक्टर हैं उनका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, ठीक है ना। यानी जैसे इनका टेम्परेचर अप करेंगे इनका रेजिस्टेंस भी अप हो जाएगा। तो कंडक्टर में हम लिख सकते हैं कि इनका टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, रेजिस्टेंस, कि अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा सर। ओके, अगर हम बात करें सर सेमीकंडक्टर की, तो वो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, देखिए आप जस्ट इसका उल्टा मानिए कि ऐसे कुछ मेटल जिनका टेम्परेचर कम करने पे रेजिस्टेंस बढ़े या जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो जाए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे कुछ मेटल की बात करें हम, सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे मेटल होते हैं जिनके क्या होता है, टेम्परेचर अप करने पे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी 1/R ऐसे लिख सकते हैं हम। या इसी को आप इस प्रकार से लिख सकते हो उल्टा भी, कि इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। एक ही बात होती है ना, कैसे भी लिख सकते हो, समझ सकते हो कि अपोजिट होगा, यानी कि इनका हम टेम्परेचर अप करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। और देखिए कौन सी धातुएं ऐसी, कौन सी मेटल हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इनको हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम सेमी